नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म बीए होम साइंस सेकेंड ईयर के सिलेबस में है और इसे हिंदी में कहेंगे ऊर्जा या शक्ति उपापचयन। उपापचयन से तात्पर्य होता क्या है? मेटाबॉलिज्म। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर की बहुत सी क्रियाएं हैं जिन्हें निरंतर ऊर्जा चाहिए उस क्रिया को संपन्न करने के लिए। पाचन क्रिया है, पाचन तंत्र एनर्जी को यूटिलाइज करता है। इसी प्रकार से श्वसन तंत्र भी हमारी ऊर्जा को इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। और जितने भी शरीर के सोचते हैं, विचारते हैं, उसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। तो ये जो ऊर्जा खर्च हो रही है हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों के द्वारा जो उपयोग में लाई जा रही है, वो हमें मिलती कहाँ से है? वो हमें मिलती है भोजन से। सभी परिचित हैं इस बात से कि वो हमें भोजन से, फूड वो सोर्स है जो कि हमें एनर्जी देता है। यानी भोजन वह स्रोत है जो हमें ऊर्जा देता है। तो अब ये जो ऊर्जा मिल रही है, जो शरीर के द्वारा खर्च हो रही है, इसी सब के बीच का अंतर संबंध, यही सब मेटाबॉलिज्म है। और आज हम इसी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे। तो उपापचयन इसे हम कहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस से तात्पर्य क्या होता है? बायो यानी जैविक, जो शरीर के अंदर हो रहा है, और केमिकल यानी रासायनिक। तो एक जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है, परिवर्तन है, जो कि हमारे शरीर में, कोशों में, जो हमारी कोशिकाएं हैं, उसमें निरंतर रूप से होता रहता है। इसी को कहते हैं उपापचयन या एनर्जी मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में ऊर्जा या शक्ति उपापचयन कह सकते हैं। अब इसके लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन शरीर की रचना और वृद्धि के लिए होता रहता है, होता रहता है, आवश्यक है ये। तो रक्त है या कोश हैं या ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों के रस हैं, एंजाइम्स आपने सुना होगा नाम, पाचन में प्रयुक्त होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन में हमने पढ़ा था, या ग्लाइकोजन है, इसे भी हमने कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज में पढ़ा था। इन सब चीज़ों का जब निर्माण होता है तो इसके लिए पोषक तत्वों में ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे वो शरीर का ही एक या एक से ज़्यादा भाग बन जाते हैं। तो जो भी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, या किसी प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्राव हों, या फिर कोई पिगमेंट, वर्णक हो, रक्त का जो अवयव है, जो कोशिकाएं बन रही हैं, अस्थि मज्जा, या जितनी भी शरीर की और क्या कहें एनाटमी में, या शरीर के आंतरिक अंग जिससे बने हैं, वो सभी चीज़ें बनने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो वो हमें ऊर्जा से हमें वो बन रहे हैं, उनका निर्माण हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें वो बन रहे हैं, एक केमिकल चेंज हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, और फिर वो शरीर का ही एक अंग, एक भाग बन जाते हैं। ठीक है ना? इसी को, ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, इसको उपचय कहते हैं। हम दोनों चीज़ों को समझते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आ जाती हैं, दो प्रकार की प्रक्रियाएं आ जाएंगी। एक आ जाएगा एनाबॉलिज्म, एक आ जाएगा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म से तात्पर्य है उपपचय और कैटाबॉलिज्म से तात्पर्य है अपचय। दोनों में अंतर समझना बहुत ही आसान है। एनाबॉलिज्म जितनी भी शरीर में निर्माण वाली प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उसको हम उपपचय कहेंगे। ठीक है? तो इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि जो ऊपर रहता है, या ए जो स्टार्ट है एनाबॉलिज्म, बेसिकली याद रखने के लिए मैं कह रही हूँ, ए से हमारा अल्फ़ाबेट शुरू हो रहा है, ऊपर रहता है, उपचय का ऊपर रहता है, यानी ये निर्माण का कार्य हो रहा है। तो शरीर में जो भी ए से एडिशन, जैसे याद रख सकते हो, एडिशन यानी जमा, तो जितनी भी जमा वाली चीज़ें हो रही है ना, उसको हम कह देंगे, शरीर के निर्माण वाली जितनी चीज़ें हो रही हैं उसे एनाबॉलिज्म या उपपचय कहेंगे। ठीक है? अब शरीर के निर्माण वाली कौन सी चीज़ें हो रही हैं? बहुत सारी, जैसे अभी मैंने आपको बताया
आपकी एंजाइम्स बन रही हैं, अमीनो अम्ल बन रहा है, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला रस है, हार्मोन है, या रक्त है, या ग्लाइकोजन है, बहुत सारी, या अमीनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, ये सब चीज़ें क्या हैं, बन रही हैं। तो इसीलिए इसे कहा है उपचय। दूसरी टर्म आप देखो क्या है, कैटाबॉलिज्म या अपचय। अब इससे उलट हो जाएगा, निर्माण से उलट क्या होता है, टूट फूट। तो तंतुओं में टूट फूट जो हो रही है उसे कहेंगे अपचय। अपघटन आपने नाम सुना होगा, टर्म सुनी होगी, शब्द अपघटन यानी कोई चीज़ टूटना। तो अपचय यानी तंतुओं में टूट फूट, किसी भी प्रकार का रासायनिक विघटन हो रहा है तो वो अपचय है, तंतुओं में किसी भी प्रकार की टूट फूट हो रही है। तो ये अब इससे क्या होगा, कोशों में जितने भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं वो रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा देने में सहायक होंगे। भाई कुछ टूटेगा तो कुछ बनेगा भी ना। कोई भी प्रक्रिया जैसे कि H2O2 है, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु मिलके बना रहे हैं H2O। तो पानी जल का बनना हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से टूट रहा है, क्या टूट रहा है, ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल हमने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ा था कि जितनी भी जटिल कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि पॉलीसैकेराइड है वो टूटेगा टूटेगा तो आगे फिर क्या बनेगा, सुक्रोज बन सकता है, सुक्रेज एंजाइम एक्ट करेगी, क्रिया करेगी उसके ऊपर, फ्रक्टोज बनता है, डेक्स्ट्रिन्स में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड डेक्स्ट्रिन में बदलता है। ये सब क्या है, उसी के श्रृंखला में निचले दर्जे के कम जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हो रहा है, जो इससे भी फिर हमें एनर्जी रिलीज़ होती है, ऊर्जा मिल रही है। यही तो प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है कि हम भोजन खा रहे हैं, वो भोजन का पाचन हो रहा है, उसमें से ऊर्जा निकल रही है, उसका अवशोषण हो रहा है, और इस प्रक्रिया से जो ऊर्जा मिल रही है उससे हमारे शरीर को काम करने के लिए शक्ति मिलती रहती है, ऊर्जा मिलती रहती है। और फिर वही जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर की संपन्न हो रही हैं उससे उनको कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहाँ से मिल रही है, भोजन से मिल रही है। और भोजन से मिल रही है, साथ ही साथ जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होती है, अब जितनी आवश्यकता है, मान लीजिए किसी को, एक व्यक्ति को 2000 कैलोरी प्रतिदिन उसकी दैनिक आवश्यकता है RDA की। लेकिन अब कोई दिन ऐसा तो नहीं होता कि आप नाप के तोल के खाते हैं कि 2000 कैलोरी ही शरीर में गया। किसी दिन 2100 भी चली गई, किसी दिन 2500 भी चली गई, किसी दिन 1500 भी चली गई, और किसी दिन उपवास है तो आपकी 1000 ही गई। तो ये क्या है, ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए शरीर का मैकेनिज्म है। तो जिस दिन आपने 2500 खाई उस दिन जो एक्स्ट्रा 500 खाई कैलोरी ऊर्जा वो हमारे शरीर में जमा हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में है तो फिर वो क्या कहेंगे कि ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाएगी। और बहुत अधिकता से जब जमाव होता रहा, बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में ज़्यादा आता रहा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, तो फिर क्या होगा, फिर वो ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा जो भी होगा वो आगे फिर फैट या वसा में जमा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ रही है, ये प्रक्रिया कि उपचय है जो शरीर में निर्माण का काम हो रहा है, अपचय है जो तंतुओं में टूट फूट का काम हो रहा है, जितना भी रासायनिक विघटन हो रहा है, और उससे क्या क्या बन रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हमारे जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जल है, जल भी निकलता है, वाटर वेपर। सर्दियों में हाथ आपने आगे रखा श्वास से तो क्या कुछ वाटर वेपर या क्या कहें उसे, जल की आर्द्र बूंदें कुछ आप महसूस कर सकते हैं हाथ के ऊपर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है या जल निकल रहा है, तो ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है और शरीर से निष्कासित हो रहा है।
ठीक है। तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, जैसे कि किसी प्रकार का रोग हो जाता है, बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो या वृद्धावस्था है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निर्माण का कार्य नहीं होता, विघटन का कार्य हो रहा है। तो विघटन का कार्य हो रहा है तो उससे हम क्या समझेंगे, अपचय का काम हो रहा है, तो वो उसकी स्पीड, उसकी गति बढ़ जाती है। तो दोनों ही, चाहे उपचय हो चाहे अपचय हो, ये रासायनिक प्रक्रिया है और दोनों को मिला के हम कहेंगे उपापचय है, यानी कि मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो इस समझ में आ रही है आपको ये बात। एक परिभाषा आपको मैं बता दूं कि मेटाबॉलिज्म is described as all the chemical changes that nutrients undergo from the time they are absorbed until they become a part of the body or are exerted from the body। यानी कि वो सभी रासायनिक बदलाव मेटाबॉलिज्म है या उपापचय हैं जो किसमें से गुजर रहे, जो कि न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व हैं वो उसमें से गुजर रहे हैं, वो अवशोषित हो रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया के दौरान वो शरीर का या तो हिस्सा बन रहे हैं या तो शरीर से निष्कासित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया कहलाएगी मेटाबॉलिज्म या उपापचय। अब उपापचय की बात मेटाबॉलिज्म की कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपसे बात की थी कैलोरी की। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी एक नापने की इकाई है, एक यूनिट है। किसको नापने की? हाँ, एनर्जी को नापने की। तो जब 1 लीटर पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, उसके लिए जितनी भी शक्ति या ऊर्जा या ताप लगता है, उसी को कहते हैं, उस मात्रा को, ताप की उस मात्रा को कहते हैं कैलोरी। क्लियर है? 1 लीटर पानी को गर्म करेंगे हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हीट लगेगी। हीट यानी कि ताप, या फिर कुछ ऊर्जा लगेगी, कोई ना कोई एनर्जी लगेगी, या किसी भी प्रकार की शक्ति लगेगी। पानी को गर्म करने के लिए या तो आप गैस पे रख सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप उसे धूप में भी रखते हो, तो वो हीट एनर्जी लग रही है, सोलर एनर्जी लग रही है, हीट में कन्वर्ट होके भाप बन रहा है उसमें से। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए 1 लीटर पानी को हम गर्म करें, उसमें जितना भी ताप लग रहा है उसको गर्म करने में, उस मात्रा को हम कहते हैं कैलोरी। और जो आहार विज्ञान में प्रयुक्त होती है उस कैलोरी का सामान्य नाम ही है किलो कैलोरी। तो हम कैलोरी एक सामान्य भाषा में बोल देते हैं, असल में टर्म क्या है? किलो कैलोरी। तो ये फिर प्रश्न जो MCQ के रूप में आया जा सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कि आहार विज्ञान में प्रयुक्त इकाई का नाम बताओ, या कैलोरी की इकाई क्या है? आहार विज्ञान में प्रयुक्त कैलोरी की इकाई क्या है? भाई कैलोरी है, किलो कैलोरी है, जूल है, कई सारे ऑप्शंस दे सकते हैं और आप या फिलअप के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो किलो कैलोरी एक सामान्य भाषा में आहार विज्ञान में हम यूज़ करते हैं। अब किसी की भी हमें स्टडी करनी है ना ऊर्जा के मूल्य को, तो हम उसे किलो कैलोरी के माध्यम से, कैलोरी बोल रहे हैं उसका अर्थ किलो कैलोरी ही है। अब जो जितनी भी कुल ऊर्जा है वो 3 प्रकार के कार्यों में हमारे शरीर में प्रयुक्त हो रही है। क्या क्या? पहला है आधारीय उपापचय, उपापचयन की आवश्यकताओं की पूर्ति। य और न के बीच में गैप को भूल जाइए, थोड़ा हिंदी टाइपिंग में ज़रा सा एरर है। आधारीय उपापचयन की आवश्यकताओं की पूर्ति, इससे तात्पर्य क्या है कि जो हमारे शरीर में एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बोलते हैं हिंदी में आधारीय चयापचय दर। ये क्या होता है? ये वो होता है कि जब किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया आप नहीं कर रहे, आपका शरीर, आप आराम कर रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, या एकदम आराम से बैठे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो क्या आपके शरीर को ऊर्जा नहीं चाहिए? तब भी आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, क्योंकि जितनी भी शरीर के अंदर प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं उसमें ऊर्जा या तो बन रही है या तो ऊर्जा लग रही है। पाचन हो रहा है, उसमें भी ऊर्जा लग रही है,
तो अब ऊर्जा किस रूप में, तो ये जो दर है जो पूर्णतया आराम की स्थिति में शरीर के लिए को आवश्यक होने वाली ऊर्जा की मात्रा है, ये दर है, इसी को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, हिंदी में आधारीय उपचय दर। दूसरा काम क्या होता है, क्यों चाहिए हमें ऊर्जा हमारे शरीर को, कहाँ प्रयुक्त हो रही है, मांसपेशीय कार्यकलापों के लिए। आपने सफाई की, कुछ एक्सरसाइज की, योगा की, क्या हुआ, हाथ पैर हिल रहे हैं, शारीरिक श्रम हो रहा है, किसी भी प्रकार की क्रिया की, शारीरिक क्रिया की, उसमें आपके शरीर को मांसपेशियां इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसमें भी ऊर्जा लग रही है। और तीसरा काम क्या हो रहा है, विशिष्ट गत्यात्मक क्रियाओं से उत्पन्न क्षति की पूर्ति। अब मान लीजिए ये जो वेट लिफ्टिंग होती है ना, वेट लिफ्टिंग से क्या तात्पर्य है, वेट्स उठाते हैं शरीर के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। जिम में, योगा में कई एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि जो विशिष्ट गत्यात्मक क्रियाएं हैं उसमें क्या होता है कि शरीर की कुछ क्षति होती है। क्षति क्यों होती है, क्योंकि उन मांसपेशियों को हमने, शरीर की मांसपेशियों को ज़्यादा उपयोग किया, ज़्यादा यूटिलाइज किया, उससे क्या हुआ, कुछ माइनर टीयर्स हो गए। माइनर टीयर्स से तात्पर्य क्या है, कुछ हल्की फुल्की टूट फूट हो गई। अब ये टूट फूट कैसे बनेगी, ये टूट फूट ऑटोमेटिकली शरीर ठीक करने के लिए काम करेगा, और फिर क्या करेगा भाई, कहाँ कहाँ जमाव है वहाँ से ऊर्जा निकालो और इसको ठीक करो। तो जहाँ जहाँ जमाव हो रहा है अतिरिक्त ऊर्जा का शरीर में, वहाँ से ऊर्जा निकलेगी और फिर उस जगह को जहाँ पे ये टूट फूट हुई है, मामूली टूट फूट हुई है मसल्स में, मांसपेशियों में, इन क्रियाओं को संपन्न करने में, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब आप एक उदाहरण आपको मैं देती हूँ, जैसे कि आप नॉर्मली चलते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और एक दिन आप चल लिए 6 किलोमीटर, तो क्या होगा, पैर थकेंगे कि नहीं थकेंगे, आप कहेंगे पैर में दर्द हो रहा है, पैर की मांसपेशियाँ खिंच रही हैं। तो यानी उन मांसपेशियों में हल्की सी टूट फूट हुई है और शरीर, फिर आप क्या करते हो, फिर आप रेस्ट करते हो, आराम करते हो। आराम करने से क्या होता है, वो टूट फूट शरीर अपने आप ठीक कर रहा है, सही कर रहा है, उसकी मरम्मत कर रहा है। तो इस प्रकार की वो जो, उसके लिए भी तो ऊर्जा प्रयुक्त तो हो रही है। आप जो खा रहे हैं उससे तो ऊर्जा मिल ही रही है, लेकिन शरीर में जहाँ जहाँ भी जमा हो रही है ऊर्जा, चाहे वो मांसपेशियों में जमा है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा है या वसा के रूप में जमा है, वो भी निकल रही है। बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, आप समझो, इनटेक इज इक्वल टू आउटपुट। इनटेक से तात्पर्य कितना भोजन हम शरीर में ले रहे हैं, हमारा भोजन का इनटेक कितना है। आउटपुट क्या है, कितना आउटपुट हम कर रहे हैं, यानी कि कितना काम हम कर रहे हैं, कितनी ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं। तो अगर इनटेक ज़्यादा है, यानी कि आप शरीर में ले ज़्यादा रहे हो, खा ज़्यादा रहे हो और खर्च कम कर रहे हो, तो क्या होगा, शरीर में जमा हो जाएगा ना। और अगर उल्टा है कि खर्च तो आप ज़्यादा कर रहे हो और ले कम रहे हो, तो क्या होगा, तो शरीर में एक्स्ट्रा जमाव नहीं होगा और शरीर लीन रहेगा, पतला रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समझ में आई आपको बातें कि आधारीय इन वाली तीनों एक्टिविटीज़ में, क्रियाओं में हमारा शरीर ऊर्जा प्रयुक्त कर रहा है, और ये ऊर्जा मुख्य रूप से हमें किससे मिल रही है, ये हमें भोजन से मिल रही है। अब फिर एक होती है शारीरिक ऊर्जा कारक, इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल फ्यूल फैक्टर। फ्यूल फैक्टर होता है, यानी कि हर खाने का कुछ ऊर्जा मूल्य होता है। हम कहते हैं ना कि भाई एक खीरा हम खाएंगे तो उससे हमें इतनी ऊर्जा मिलेगी, या एक रोटी हम खाएंगे उससे हमें 80 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो ये नापते कैसे हैं, इसको नापने का यंत्र होता है, उसे कहते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉम्ब कैलोरी मीटर से हम रोटी और जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी भोजन की हमारी चीज़ें हैं, सामग्री है, उनको हम बॉम्ब कैलोरी मीटर से नापते हैं, नहीं। प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर एक डिवाइस है जिससे कि लैब में एक्सपेरिमेंटल रूप में हम चीज़ों की कैलोरी वैल्यू को जान सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। और इसको जब लेबोरेटरी में इसको निकाला गया
तो निकालने के बाद आप देखो ये कुछ मूल्य आपके सामने दिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और वसा के। तो ये लैब में टेस्ट करके निकाल के, अध्ययन करके, रिसर्च करके ये मूल्य निकले हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट निकला 4.10 कैलोरी, प्रोटीन निकला 5.65 कैलोरी पर ग्राम और वसा निकला 9.45 कैलोरी पर ग्राम। अब लैब में ये निकल तो गए, लेकिन ये जितनी कैलोरी है, ये महसूस किया गया कि इस कैलोरीमीटर से जितना भी ऊर्जा मूल्य निकला है वो शरीर से उत्पादित शक्ति मूल्य जो एक्चुअल होता है दोनों में अंतर है, और ऑक्सीजन की मात्रा में भी अधिकता है। तो अब ये क्या हुआ, मतलब एक गैप महसूस किया गया शोध अध्ययनों में। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना ऑक्सीजन, तो इन्हें संशोधन करना पड़ा। कि इन्होंने कहा कि शरीर में जितनी भी भोज्य पदार्थ हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो 100% अवशोषित हो जाए, नहीं हो पाते वो पूर्णतया, और कुछ अंश उसका रह जाता है अवशोषित होने से। जैसे प्रोटीन का होता है जैविक मूल्य, बायोलॉजिकल वैल्यू। उससे मतलब क्या होता है, उससे मतलब ये होता है जैसे हम कहते हैं कि दूध में जैविक मूल्य अधिक है, यानी दूध से जो प्रोटीन मिल रहा है हमारे शरीर को, वो अधिक रूप में और अधिक मात्रा में हमारे शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाएगा। और अब अगर इसकी तुलना हम करें सब्ज़ी से, तो सब्ज़ी में प्रोटीन नहीं है, बहुत अल्प मात्रा है। या और कोई और एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि दाल, कोई किसी भी प्रकार की दाल है, तो दूध और दाल में उपस्थित प्रोटीन के मूल्य की तुलना अगर हम करेंगे तो जैविक मूल्य दूध या अंडे में अधिक है और दालों में उससे कम है। अब इसी प्रकार से दालों की और सब्जियों की प्रोटीन की उपस्थिति जैविक मूल्य की हम तुलना करें तो दालों में अधिक है, सब्जियों में कम है, बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन की गई और देखा गया कि भाई 100% ये चीज़ें 100% ये हमारे शरीर के द्वारा उपयोग नहीं की जा रही और कुछ ना कुछ रह जाता है अवशोषण से। तो फिर उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला इतना केमिस्ट्री में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए जानना इतना ही ज़रूरी है जितना इस स्लाइड में सामने दिख रहा है। और इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए कि फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू क्या निकाली कैलोरीज की। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू निकली कार्बोहाइड्रेट 4.02 कैलोरी, तो सामान्य भाषा में इसे क्या कहेंगे, 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन 4.05 कैलोरी, सामान्य भाषा में कहेंगे 4 किलो कैलोरी। और फैट यानी वसा 8.95 ऑलमोस्ट, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो कैलोरी आ जाती है 9 किलो कैलोरी। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी MCQ में ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर में ज़रूर पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। क्या कि कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा मूल्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब जलता है, बर्न होता है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन जब बर्न होता है, बर्न से क्या तात्पर्य है, जल रहा है, तो 1 ग्राम प्रोटीन जब जल रहा है तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी ऊर्जा मिल रही है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। और जब 1 ग्राम वसा जल रहा है तो वो हमें कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा दे रहा है, 9 किलो कैलोरी। तो ये आप देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की दोनों की आमतौर पे सेम 4 किलो कैलोरी ही मूल्य है इसका बर्न होने, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी। तो ये तो डबल से भी ज़्यादा हो गया, दुगने से भी ज़्यादा हो गया। यही कारण है कि जो वसा है वो अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो हमें अधिक ऊर्जा देता है, क्योंकि आप एक पूड़ी खाओगे या रोटी खाओगे, दोनों में ये रहेगा अंतर कि वसा, क्योंकि पूड़ी में वसा की मात्रा अधिक है तो वो आपके शरीर को अधिक ऊर्जा देगा, ज़्यादा एनर्जी देगा। अगर आपने हैवी खाना खा लिया एक दिन, सुबह पूड़ी
जब बनता है त्यौहार पे या इस प्रकार की चीज़ें, तो पूड़ी, सब्ज़ी, खीर ये सब हैवी आपने खा लिया ना, पूड़ी पकौड़ी, तो फिर क्या होता है, आपको काफ़ी देर बाद भूख लगती है या भूख नहीं लगती है, हैवी लगता रहता है आपको। और वही अपना नॉर्मल आपने दलिया खाया सुबह, ठीक है, या ओट्स खाया, या प्रोटीन के रूप में दूध पिया आपने, तो आपको उतना हैवी, उतना पेट भरा भरा नहीं लगता, क्योंकि वो लगभग आधी ऊर्जा दे रहा है और वसा उससे डबल ऊर्जा दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू है, इसको हम कहेंगे खाद्य पदार्थों में ऊर्जा मूल्य का परिकलन, किस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके रासायनिक तंत्र में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आहार विज्ञान और आहार आयोजन के बिंदु से हमें ये तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट जानने अत्यंत आवश्यक हैं। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा में ये सभी चीज़ें जो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है आहार की, वो आपको स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद।